नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते जो हमने आपके सामने विषय रखा है, एक अन्ना हजारे पर हम आपके सामने विषय लेकर आए थे और दूसरा नक्सलवाद पर। इस दौरान दोनों हफ्तों में दर्शकों के कई सारे फोन आए। इन ढेर सारे फोनों में बजरंग मुनि जी आज फिर हमारे सामने हैं। जो सवाल उनके रहे हैं, कुछ लोगों ने अप्रिसिएशन दिया, लेकिन कुछ सवाल भी रहे हैं। उन सवालों में हम शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहला सवाल जो लोगों का रहा है वो ये जिज्ञासा जानने की उनकी रही है, उनका समाधान वो जानने का जो उनका जिज्ञासा रही है वो ये थी कि क्या अन्ना हजारे का जो ये आंदोलन है इसका अब भविष्य क्या है। अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ है वह आंदोलन जनमत जागरण का एक अनूठा प्रयास हुआ है और उसके परिणाम अब तक जो निकले हैं वे अच्छे निकले हैं, भले ही वो आंशिक ही क्यों न हो। बिल्कुल, अन्ना जी को भी ये समझना चाहिए, देश को भी ये समझना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल इस समय एकजुट हैं। वे यह नहीं तय कर पा रहे हैं किसी भी रूप में कि हमें अन्ना जी को परास्त कर देना चाहिए या अन्ना जी के सामने झुक करके थोड़ा सा समझौता कर लेना चाहिए। फिलहाल तो सरकार परास्त करने के मूड में दिखाई दे रही है। सरकार नहीं दिख रही है। हम जो समझते हैं या अन्ना जी जो समझते हैं वैसी बात नहीं है। सभी राजनीतिक दल एक समान सोच रख रहे हैं जी, और सब राजनीतिक दल अंदर अंदर सब एकजुट हैं। यह अलग बात है कि वे अभी तक अन्ना को उतना बड़ा खतरा न समझ करके और सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं राजनीतिक दल कि इस लड़ाई में, अन्ना की इस लड़ाई में हम अपना फायदा कैसे उठा लें। इसलिए इस अन्ना आंदोलन का भविष्य तो आंशिक ही है। माने इसी बीच ये सवाल भी उठता है जो आपने कहा है कि राजनीतिक दलों की ये मानसिकता भी बनी है कि इस अन्ना मूवमेंट के अंदर वो किस तरह से अपना फायदा उठा लें, यानी वोट बैंक में किस तरह से उस सेंध लगा सकें। इसी बीच एक बड़ी भूमिका बीजेपी की भी बनती है। माने अन्ना आंदोलन में बीजेपी हमेशा अन्ना के साथ खुलकर सामने आई, लेकिन जब अन्ना लोकपाल की मांग करते रहे तो कई बार वो ये कहती रही कि सड़क नहीं संसद तय करेगी। ये बात आप जो कह रहे हैं यह बात बिल्कुल सही है और मेरे विचार में इस समूचे आंदोलन में सबसे अच्छी भूमिका तो मनमोहन सिंह जी की रही है, बीजेपी की नहीं। बीजेपी की तो है ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। मनमोहन सिंह की भूमिका तटस्थ भाव से रही है कि पार्टी चाहे अन्ना आंदोलन को फांसी दे दे या अन्ना आंदोलन की प्रशंसा कर दे। जो पार्टी ने कहा अन्ना के विषय में, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने मुंह नहीं खोला। चिदंबरम की भूमिका सबसे अच्छी रही है। चिदंबरम एक गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री को यदि सरकार कोई आदेश देती है किसी प्रकार का भी, तो गृह मंत्री को गृह मंत्री के समान ही बिल्कुल जल्लाद के सरीखे या क्रूएल होना चाहिए, उसको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने रामदेव जी के आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया जो उसको सरकार ने आदेश दिया, क्योंकि वो गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री को जब अन्ना के आंदोलन को कुचलने का आदेश हुआ तो गृह मंत्री ने पूरी ईमानदारी से कुचलने का प्रयास किया। रामदेव के आंदोलन? हाँ, नहीं, अन्ना के आंदोलन को भी। अन्ना हजारे ने जब 16 तारीख को आंदोलन शुरू किया तो उनको जेल में बंद किया गया। हाँ, बिल्कुल, तिहाड़ पहुंचाया गया। तो चिदंबरम ने अपनी तरफ से गृह मंत्री के रूप में बहुत अच्छी भूमिका अब तक निभाई है, स्पष्ट भूमिका निभाई है। आदेशों का पालन करते रहे। आदेशों का पालन उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया है कि हमको क्या करना चाहिए गृह मंत्री के रूप में। बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी भूमिका यदि मानी जाए तो लालू प्रसाद और मुलायम सिंह की भी स्पष्ट रही है, जिन्होंने पूरे सदन में यह साफ कर दिया कि अगर यह लोकपाल बिल आ गया तो हमारे जो सरीखे लोग और आप सरीखे लोग जेल के अंदर रहेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि लालू प्रसाद ने जब अपनी आंतरिक भावना प्रकट की, जो वास्तव में पूरे सदन की भावना थी, लालू मुलायम की भावना नहीं थी। बाकी लोग ड्रामा कर रहे थे और लालू मुलायम स्पष्ट कर रहे थे। उस समय सोनिया जी ने भी लालू के कथन का मेज थपथपाकर स्वागत किया।
इसका मतलब कि सदन की भावना वह थी। वह जो सदन ने जो अन्ना हजारे को प्रणाम किया, वह सदन की भावना नहीं थी, वो सदन का नाटक था कि भाई अन्ना हजारे के सामने झुक जाओ। और यहां सदन की भावना थी जो लालू और मुलायम ने कहा है। आप जरा विचार करिए कि जिस अन्ना हजारे को पूरा सदन झुककर खड़ा होकर सलाम करता है, सम्मानित करता है, 1 महीने 2 महीने के बाद ही उसी अन्ना हजारे को केंद्र का एक मंत्री कहता है कि ये तो सेना का भगोड़ा सिपाही है। बेनी प्रसाद वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा। तो अब आप विचार करिए कि जो सदन की भावना क्या थी और आज की भावना क्या है। वही अन्ना हजारे तो हैं जिसको पूरे सदन ने सम्मानित किया है, उसको भगोड़ा कहने की हिम्मत कैसे हो गई। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण सदन और सभी राजनेता एकजुट होकर के इस आंदोलन को असफल करने के दांव पेच में लगे हुए हैं। झगड़ा इतना है कि झुक करके समझौता कर लिया जाए, कि दबा दिया जाए, या इस आंदोलन में से क्या लाभ निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें सबसे खराब रही है। आपने अभी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। अन्ना आंदोलन के समय में वो बार बार कहती है सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा इस्तीफा मांग रहे हैं जैसे गाजर मूली का खेल है, कोई बड़ी भारी बात हो गई है। वो तो ऐसा सोच रहे हैं बस अब इस्तीफा दे देंगे। उसके सामने मुद्दा अन्ना आंदोलन नहीं है, उसके सामने मुद्दा चेंज गार्ड है। उसके सामने कोई मुद्दा अन्ना आंदोलन मुद्दा है, न उसके सामने समाज मुद्दा है, न न्याय मुद्दा है, न नैतिकता मुद्दा है। उसके सामने तो केवल एक मुद्दा है कि हम किस तरह से चाहे छीन झपट कर या धोखा दे करके सत्ता अपने हाथ में प्राप्त कर लें। और कुछ ऐसा ही सोच इसी तरह का सोनिया जी वगैरह का भी है, लेकिन वो थोड़ा सा अप्रत्यक्ष है सोनिया जी के गुट का। इस प्रकार से जैसे बीजेपी जिस तरह से बेनकाब हो रही है उस तरह से उन लोगों का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए इस आंदोलन का जो राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है वो तो करीब करीब ऐसा ही दिख रहा है जो हो रहा। लेकिन सदन में जितना खराब चेहरा आपने बीजेपी का खींचा है वैसा दिखाई नहीं दिया, या और देश भी वैसा समझ नहीं सका। हाँ, देश अगर नहीं समझ पा रहा है तो इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं। मैं जो समझा, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं जो समझा वो ये समझा कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ऐसा ही रहा है। जब आपने पिछले 16 अगस्त के समय में देखा होगा कि जब जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी अन्ना के साथ हो गई, और जब कांग्रेस पार्टी भी झुकी तो बीजेपी फट से पलट गई और वो सीधे सीधे अन्ना के खिलाफ हो गई। इतनी जल्दी गिरगिट के सरीखे नेता लोग रंग बदलते हैं। ये रंग बदलने का कार्य या तो हमने बेनी प्रसाद वर्मा के कथन से समझा और या बीजेपी के इस व्यवहार से समझा। लालू और मुलायम के व्यवहार से कहीं ये समझ में नहीं आया, या शरद यादव के व्यवहार से भी। ये लोग स्पष्ट थे एकदम अन्ना के खिलाफ, खुल करके एकदम। माने दुश्मन सभी हैं, कोई सामने है और कोई पीछे से वार कर रहा है। हाँ, ये लोग जो हैं ये इस तरह का गिरगिट सरी के रंग बदलने में माहिर नहीं है ये लोग। तो ये लोग इसलिए खुल करके बोल देते हैं। जैसे किसी नेता ने सदन में ही ये कह दिया कि अगर ये इस प्रकार का हो जाएगा तो हम लोग तो जेल के अंदर होंगे। यह स्पष्टोक्ति थी। यह हो सकता है लोगों को इसमें बुरा लगा हो। एक बार फिर से हम इस पर थोड़ा सा निष्कर्ष कुछ निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्या कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, लोकपाल बिल का विषय है, काले धन का विषय है, या फिर बाद में उन्होंने और कई विषय जोड़े, ग्राम सभा सशक्तिकरण का भी विषय जोड़ा, संविधान का भी विषय जोड़ा, और इस तरह के 3-4 विषय उन्होंने और जोड़े। तो क्या इस सब दिशा में यह आंदोलन अब कितना आगे बढ़ पा रहा है? जी, अभी तक तो ये स्थिति है कि अन्ना जी के पूरे आंदोलन में एक जगह भूल हुई है वर्तमान में, और वो भूल ये हुई है कि इन्होंने 27 तारीख से अनशन किया। ये 27 तारीख से अनशन न करके जो संसद का सत्र जब खत्म हो जाता, क्योंकि नेता लोग होते तो बहुत ही चालाक हैं,
मैं उनको धूर्त तो नहीं कहूंगा क्योंकि असंसदीय भाषा हो जाएगी, इसलिए मैं चालाक शब्द तक अपने को सीमित रख रहा हूं। ये होते तो बहुत चालाक हैं। इन्होंने सदन का सत्र 2 दिन और बढ़ा दिया। अब अन्ना जी अपने 27 तारीख पर अडिग रहे। इनको भी अपने अनशन की तारीखें बदल देनी चाहिए थी। कर देते ये 10 जनवरी, 14 जनवरी से करेंगे, क्या बिगड़ जाता 14 जनवरी आने में। लेकिन अब ये गलती कर गए और इसलिए ये सारी जो गड़बड़ी पैदा हुई, एक तरफ संसद चल रही है, एक तरफ आप अनशन कर रहे हैं, बहस चल रही है। अनशन भी फिर 3 दिन के बजाय 2 दिन में ही खत्म कर दे रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं मैसेज गया कि अन्ना कमजोर। हाँ, तो खत्म करके इन्होंने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। ये तो गांधी जी भी कई बार अपने कार्यक्रम वापस लेते थे। अनशन बीच में खत्म किया जा सकता है। वापस लेना इनकी बुद्धिमानी थी, रणनीतिक। यदि मान लीजिए 1 दिन और चला देते और 1 दिन और चला देते तो और भद्द पिटती। अच्छा हुआ कि इन्होंने अपना अनशन समय रहते समाप्त कर दिया। अब नए ढंग से रणनीति बनावे। क्या भद्द पिटती, फिर क्या ऐसा बवाल हो जाने वाला था कि नहीं तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। अभी तक तो ये आया कि भाई बीमारी भी उसमें एक बहाना थी। एक तरफ भीड़ कम हुई, ये भी एक बात थी, और बीमारी भी एक बहाना थी, दोनों थी। अगर ये तीसरे दिन यदि भीड़ नहीं आती और कम हो जाते तो आगे और नुकसान होता। फिर भी अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। नए ढंग से विचार करके मैं तो 2 बातों पर चाहता हूं। एक, लोकपाल के मुद्दे पर किसी एक दल को टारगेट बनाने की बजाय पूरे सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के समझा जाए। मैं इस बात से तो सहमत था कि कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन उस दबाव को इतना अधिक खींच दिया जाए वह उचित नहीं था। जो दबाव बनाया गया वो मैं सहमत। दबाव एक तरह से कांग्रेस विरोध हो गया और बाकी पार्टियों के पक्ष में चला गया। दबाव होना चाहिए था कांग्रेस पर कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रचार करेंगे। यह केवल दबाव के लिए होना चाहिए था, इसको वास्तव में नहीं आना चाहिए था। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर अन्ना आने वाले 5 राज्यों में अगर कांग्रेस के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ अगर प्रचार करते भी हैं, ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ प्रचार करना ये विपक्ष यानी जो भी वहां पर दूसरी मेजर पार्टी है उसके पक्ष में माना जाएगा। हाँ, तो ये अपने ये स्वाभाविक रूप से उस पक्ष में चला जाएगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से जाएगा। यदि आप किसी एक का विरोध करेंगे, हाँ बिल्कुल, तो दूसरे का, हाँ दूसरे के पक्ष में जाएगा। दूसरे भी दूध के धुले नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सबका विरोध एक साथ कैसे संभव है? सबका विरोध करने की क्या जरूरत है हमको? चुनाव में हम लोगों को अभी कुछ नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो अभी जनमत जागृत करना चाहिए कि राजनेताओं के या संसद के अधिकार कैसे घटे, जो मैंने पहले भी कहा था। यहां से हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। हमको या तो हम जैसे लोकपाल बिल है तो लोकपाल बिल को हम इतना ज्यादा एक न बना दें कि लोकपाल बिल पास हो जाएगा तो सारे भारत की सारी समस्याएं समाधान हो गई। ऐसी इच्छा जागृत मत करिए। लोकपाल बिल वर्तमान राजनीतिज्ञों पर अंकुश लगाने की एक छोटी सी शुरुआत है, उसको यहीं तक रखना चाहिए, क्योंकि आगे तो हमको लोक संसद का बिल लाना पड़ेगा। लोक संसद के लिए दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोक संसद ही उन पर नियंत्रण लगा पाएगी। लेकिन जब तक, अब अन्ना जी जैसे बोलते हैं आपकी लोक संसद यानी वो भी एक तरह की सिविल सोसाइटी है। आप नहीं, लोक संसद सिविल सोसाइटी कहाँ है? सिविल सोसाइटी तो लोक संसद के लिए आंदोलन करेगी। जो लोक संसद बनेगी, सिविल सोसाइटी के पास कोई राइट नहीं है, लेकिन लोक संसद के पास कुछ राइट होंगे। लोक संसद के पास उसी प्रकार राइट होंगे जैसे वर्तमान संसद के पास है। उसी प्रक्रिया से लोक संसद चुनी जाएगी। अन्ना जी बोलते हैं जन संसद। जन संसद यानी क्या स्वरूप होगा? देश की जनता से एक संसद झेल नहीं पा रही है। देश की जो जनता है वो दो संसदों को कैसे झेल पाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है। यही तो एक प्रश्न है ना कि वर्तमान जो जनता है उसे एक संसद ने गुलाम बनाकर रखा है। माने ये गुलामी अब जो है दो सदनों के बीच में बढ़ जाएगी। जब जो गुलामी एक जगह पर है, ये जब गुलामी विकेंद्रित होगी, 2 जगह जाएगी, 3 जगह जाएगी, 4 जगह जाएगी, जब अधिकार विकेंद्रित होंगे
तब जनता को ऑप्शन मिलेगा, तब अब मैंने अधिकार विकेंद्रित होने से ही तो जनता मालिक बनना शुरू करेगी कि तुम गड़बड़ करोगे हम उसके साथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दो संसद होनी चाहिए, और हम दो समानांतर संसद नहीं बना रहे हैं। वास्तव में वर्तमान संसद के पास इतने ज्यादा अधिकार और दायित्व हैं कि यह संसद हो गई है बोझिल, और इसलिए यदि अधिकार और दायित्व विभाजित होते हैं तो उसमें एक तरफ तो वर्तमान संसद की कार्यकुशलता बढ़ेगी और दूसरी तरफ उसका न्यूसेंस वैल्यू घटेगा, जो ये लोक संसद के हिसाब से आएगा। तो वर्तमान समय में अन्ना जी की टीम को भी लोक संसद के मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए जनमत में, और लोकपाल का जो बिल है इस बिल पर जोर डालना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। अभी हम लोकपाल बिल के लिए संघर्ष के पक्ष में हैं, न कि हम इस बिल के पक्ष में हैं। अभी तक लोक संसद को तो बोलते रहिए, हाईलाइट करते रहिए। जो जन संसद बोल रहे हैं अन्ना हजारे, तो जन संसद क्या होती है? अगर कोई पूछे कि जन संसद क्या होती है, तो जन संसद माने जनता, तो जनता तो है ही है। फिर जनता लोक, तो हम भी तो बोल रहे हैं लोक। तो लोक संसद जो है वह एक बने प्रैक्टिकल स्वरूप है संसद का, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। ये जो हम लोगों ने जो अन्ना के बारे में पिछले हफ्ते चर्चा की थी, तो मेरी दृष्टि में तो यही है कि अन्ना जी के आंदोलन को अब आगे इस दिशा में बढ़ना चाहिए, और ये हफ्ते 15 दिन के बाद जो करें। एक सवाल मुनि जी और पिछली बार दर्शकों ने पूछा, और वो सवाल उनका ये रहा, जो नक्सलवाद को हमने साथ में जोड़ा था एक अगले हफ्ते जो हमने एक एपिसोड लिया नक्सलवाद पर, उनका ये कहना था नक्सलवाद पर आपने ग्राम सभा सशक्तिकरण के कारण से उस पर लगाम कसने की, यानी उसके समाधान निकालने की, तो आपने एक फार्मूला भी सुझाया और उसका एक प्रैक्टिकल भी किया गया रामानुजगंज में, जिसके कारण से उसका निस्तारण हुआ। लेकिन उस पूरे एपिसोड में हम ये नहीं जान पाए, या जनता ये नहीं जान पाई कि नक्सलवाद का मूल कारण है क्या। देखिए, नक्सलवाद जो पैदा हुआ वो कानू सान्याल, चारू मजूमदार, दो लोगों ने जब समाज में राजनेताओं का, पूंजीपतियों का, बुद्धिजीवियों का यह जब षड्यंत्र देखा, तो इन लोगों के मन में एक हिंसक प्रवृत्ति पैदा हुई कि इन लोगों से बिना हिंसा के, बिना बंदूक के सहारे कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये केवल हिंसक प्रवृत्ति थी या मार्क्स का वो विचार था जिस विचार के कारण वो प्रभावित हुए? उस माने हिंसक प्रवृत्ति या वो मार्क्स का आधार मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि मार्क्स से यदि कुछ जुड़ता है तो प्रवृत्ति के कारण जुड़ता है। मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा हूं, जो उनका नतीजा था वह नतीजा मेरा भी है कि वर्तमान व्यवस्था गरीबों, शरीफों, श्रमजीवियों के खिलाफ बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों, राजनेताओं का मिला जुला षड्यंत्र है। तो मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा हूं। अंतर केवल यह है कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल को ये लगा कि भाई ये तो शांति से नहीं हो सकता है, तो वो चले गए, माने अधिकारों को छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा ताकत से, तो वो ताकत में लग गए। हम लोगों को ऐसा लगा कि बुद्धि बड़ी चीज है, हम लोग यदि ठीक ढंग से व्यवस्था करेंगे तो बिना ताकत के भी इन अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है, इन लोगों को किनारे किया जा सकता है। इतना ही अंतर है नक्सलवाद में और हमारी योजना के अंतर्गत कि हम लोग उसको अहिंसक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं और वे लोग हिंसक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। अब अंतर यह आया कि जब कानू सान्याल और चारू मजूमदार तो बेचारे मर गए बीच में, और कानू सान्याल को नक्सलवादियों ने किनारे कर दिया, और किनारे करके नीति बदल ली। पहले समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए नक्सलवाद था, और अब हो गया सत्ता परिवर्तन के लिए नक्सलवाद। अब इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, अब इनको चाहिए सत्ता।
लेकिन मार्क्स तो शुरू से ही सत्ता पर काबिज होने की बात करते रहे। मार्क्स कहते थे नक्सलवाद जो है वे वास्तव में मार्क्सवाद नहीं है, ये तो माओवाद है नक्सलवाद। तो इस हिसाब से ये सत्ता को माध्यम बनाना चाहते थे, बिल्कुल, न कि सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। क्योंकि मार्क्स ने भी अंत में तो यही कहा है कि यदि मार्क्सवाद का चरम होगा तो सत्ता बिल्कुल हाँ, शून्य हो सत्ता जाएगी, समाज में विलय हो जाएगी। हाँ, विलय हो जाएगी। लेकिन मार्क्स का उपयोग करके जो लोग पावर में आए उन लोगों ने सत्ता तो प्राप्त कर ली और उसको विलय नहीं होने दिया कहीं भी। हाँ, उसका मोह नहीं छोड़ पाए थे। मोह छोड़ने का प्रश्न ही नहीं था, वो तो उनको सुख भोगना था, मार्क्स के नाम का उपयोग किया। तो जब बेचारे इनको कानू सान्याल को यह दिखा कि मैं जिस दिशा में जा रहा था उसका दिशा बदल करके और ये सारा परिवर्तित कर दिया गया है, जब ऐसा दिखा तो बेचारे कानू सान्याल ने इन सबको नक्सलवादियों को रोकने का प्रयास किया। और जब ये लोग नहीं रुके, सत्ता संघर्ष में ही जाने लगे, पूंजीपतियों से धन लेने लगे, गठजोड़ करने लगे, बेगुनाहों को मारने लग गए, तब कानू सान्याल ने फांसी लगा ली। और इसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक नक्सलवाद ने फांसी लगा ली और सत्ता संघर्ष वाला नक्सलवाद आज सिद्धांत विहीन होकर के समाज में दौड़ लगा रहा है। नक्सलवाद पूरी तरह सत्ता संघर्ष है, एक सत्ता पर बंदूक के जोर पर बैठा हुआ है, क्योंकि सेना पुलिस सारी इसके पास है। आप जरा विचार तो करिए कि एक ही आदमी के पास सेना, उसी के पास पुलिस, उसी के पास कानून, उसी के पास सारा धन, सारे हिंदुस्तान का धन उसी के पास, ये सारा अगर एकत्रीकरण हो गया तो बाकी हम लोगों के पास क्या बचा। तो इसलिए नक्सलवाद यह मानता है कि जो सारा धन और सारा पावर जिसके पास इकट्ठा है, उस धन और पावर को छीन लिया जाए ताकत से। अब ये दो लोगों का, एक वो जो सत्ता में बैठा हुआ है और एक जो उसको छीनना चाहता है, इन दोनों के बीच की लड़ाई में हम लोग क्या करें ये समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। और इसलिए मैंने ये मार्ग चुना कि अब जनमत जागृत किया जाए। यदि भारत में व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी तो नक्सलवाद को कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से नक्सलवाद रुकेगा नहीं। व्यवस्था परिवर्तन यानी सत्ता परिवर्तन या कुछ और नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि लोक और तंत्र के अधिकार और संबंधों का पुनर्विभाजन हो। माने सत्ता किसी के भी पास रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सत्ता किसी के पास भी रहे, लेकिन सत्ता कितनी उसके पास रहे ये कौन तय करेगा? वही तय कैसे कर लेगा? जिसके पास सत्ता है वही तय करेगा कि उसके पास कितनी सत्ता रहे। इसको तय करने वाली कोई भिन्न इकाई होनी चाहिए जो सत्ता में है उसके अधिकारों की समीक्षा करने के लिए कोई इकाई लोक को बनानी चाहिए, और वह इकाई बनेगी लोक संसद। मुनि जी, आप जो जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं दुनिया के एक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अगर देख पा रहा हूँ तो ईरान ने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है कि ईरान के बुजुर्ग लोग, जो सम्मानित लोग कह सकते हैं जिनको, ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा हब है, उनकी एक पंचायत है और जो संसद को मॉनिटर करती है। वो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि ईरान का भी मैं जानता हूँ, किसी भी मुस्लिम देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का ढोंग है एक प्रकार का। क्योंकि इस्लाम, यहाँ भी इस्लामिक देश जितने हैं वहाँ धर्म सबसे ऊपर है और धर्म के नीचे है राज्य, धर्म के नीचे है व्यक्ति, धर्म के नीचे है समाज। यहाँ समाज ऊपर है, लोक का मतलब समाज है, लोक का मतलब धर्म नहीं होता है, लोक का मतलब राज्य नहीं होता है, राज्य का मतलब लोग, जनता, पब्लिक। हाँ, तो लोक का मतलब पूरी आम जनता है। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ईरान वगैरह हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, माने जनता का शासन नहीं है, वहाँ धर्म। ये जो बुजुर्गों की जो टीम बनाई गई है वो सब शरीयत के विद्वान हैं, ये लोग शरीयत के विद्वान हैं, न कि ये लोक के प्रतिनिधि हैं। लोक के प्रतिनिधि तो है ही नहीं है वो लोग। और इसलिए ईरान तो और गंदी स्थिति है,
हमारे भारत से भी खराब स्थिति है वहां तो, कि वहां तो कुछ भी कर दें वो, क्योंकि वो धर्मतंत्र है। भारत में भी बहुत लोग धर्मतंत्र का, हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं। गांधी खुद ब खुद धर्म आधारित राज्य की कल्पना करते रहे हैं। हाँ, गांधी का धर्म कुछ अलग रहा है? जी, गांधी का धर्म बिल्कुल अलग था। गांधी का धर्म था, धर्म का संबंध चोटी, दाढ़ी, पूजा इससे नहीं था। गांधी का धर्म आचरण से संबंधित था, गुणों से संबंधित था। धर्म की जो दो परिभाषाएं हैं उनमें एक है गुण प्रधान, एक है संख्या प्रधान। तो ईरान की जो परिभाषा है वो दारुल इस्लाम बनाने की परिभाषा है, संख्या बढ़ाने की परिभाषा है ईरान की। गुण प्रधान परिभाषा नहीं है। तो गुण प्रधान परिभाषा अगर धर्म की कहीं आती है सामने, तो ऐसी परिभाषा का स्वागत किया जाना चाहिए। और धर्म शब्द की आड़ में भारत में इस तरह की परिभाषाएं हमें देखने को मिली हैं। भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसमें वो बोलता है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, असत्यम अक्रोधो, सत्यम अक्रोधो, धर्मम दशकम लक्षण। हाँ, ये परिभाषा, ये गुण है। तो भारतीय संस्कृति से जब हम विमुख होकर के, हमारे भारत के लोग भी कुछ हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम संस्कृति की ओर झुकने लग गए और धर्म की परिभाषा उन्होंने चोटी और दाढ़ी से जोड़ दिया, तब ये सारी विकृति पैदा हुई है। ये विकृति नहीं आनी चाहिए थी। हमारे भारत में 4 प्रकार की स्थितियां तो है ही हैं। भारत में जो भारतीय संस्कृति है वह विचारों के आधार पर आगे जाती है। इस्लामिक संस्कृति संगठन शक्ति के आधार पर जाती है। ईसाई संस्कृति धन के आधार पर आगे बढ़ती है। और साम्यवादी जो संस्कृति है वह सीधे सीधे चरित्रहीनता के आधार पर आगे बढ़ती है। ये जो 4 तरह की विचारधाराएं या संस्कृतियां हम लोग मानते हैं, तो हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और मैं तो ये कहूं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्योंकि हिंदू में ही एक ऐसी विचारधारा है जहां विचारों को महत्व दिया गया है, चरित्र को महत्व दिया गया है। संगठन शक्ति को उतना महत्व नहीं दिया गया, संगठन शक्ति उसके नीचे है। बिल्कुल मुनि जी, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और अच्छी तरह से जवाब दिए। उनके अब क्या उनका रिएक्शन रहेगा उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आप आज कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग मुनि जी ने इस समय हमारे सामने अन्ना हजारे का आंदोलन हो या फिर नक्सलवाद का कारण हो और जाते जाते बीजेपी की भूमिका और इस सबसे इतर फिर किस तरह की सत्ता, किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर ठीक से अपना जो उनका मौलिक विचार है, जो चिंतन है, उस चिंतन को हमारे सामने रखा है। इस चिंतन से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, इस चिंतन से आप सहमति रखते हैं, तो आप अपने सुझाव, सवाल या शिकायत हमें हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।